उत्तर प्रदेश के नोएडा में प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के बाद घरों में काम करने वाली महिलाओं ने भी वेतन बढ़ाने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया। बवाल नोएडा के सेक्टर 121 इलाके में हुआ। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आई, नारेबाजी की, हंगामा किया। पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बवाल और बढ़ गया। प्रदर्शन कर रही भीड़ पुलिस वालों से उलझ गई, पथराव हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाई और सख्ती दिखाते हुए भीड़ को खदेड़ दिया, लेकिन इस हंगामे की वजह से उस इलाके में दहशत का माहौल बन गया। एक रोज पहले हुए बवाल के बाद नोएडा के कई इलाकों में भारी भरकम फोर्स की तैनाती थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी गई। उस बवाल के बाद पुलिस ने हिंसा के पीछे की असली वजहों का पता लगाने के लिए पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि एक कॉल सेंटर बनाकर प्राइवेट कंपनियों के मजदूरों को भड़काया गया था, उन्हें हिंसा के लिए उकसाया गया था। हालांकि उपद्रव के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया और सरकारी आदेश के मुताबिक बढ़ाया गया वेतन 1 अप्रैल से, यानी इसी महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अप्रैल की तनख्वाह में मजदूरों को बढ़ा हुआ वेतन मिल जाएगा। लेकिन मजदूरों के बवाल के बीच ही घरों में काम करने वाली महिलाओं ने भी नोएडा के सेक्टर 121 में हंगामा कर दिया। वो सड़कों पर उतर आई। सेक्टर 121 में मौजूद एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वाली सड़क देखते ही देखते मानो जंग का मैदान बन गई। पूरी सड़क प्रदर्शनकारियों से भर गई। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने हाथों में पत्थर तक उठा लिए। वहां एक काले रंग की कार पहुंची, उन लोगों ने उसे घेर लिया। कार के अंदर बैठे व्यक्ति ने रास्ता खाली करने की गुहार लगाई, लेकिन प्रदर्शन कर रही उन महिलाओं ने रास्ता बंद कर दिया। थोड़ी देर बहस होती रही। ऐसा लगा जैसे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा उस गाड़ी पर ही टूट पड़ेगा। हालांकि थोड़ी देर बाद कार सवार व्यक्ति ने गाड़ी घुमा ली और वो वहां से लौट गए। फिर प्रदर्शनकारी उसी सड़क पर आगे की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते से उन्होंने पत्थर उठाने शुरू कर दिए। हालात को संभालने के लिए पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। एक महिला पुलिस अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन वो महिलाएं अपनी तनख्वाह बढ़ाए जाने की मांग पर अड़ी रहीं। जबकि महिला पुलिस अफसर उन प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देती रहीं कि कानून हाथ में लेने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। काफी देर तक उस सड़क पर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने डटे थे। पुलिस ने सभी को प्रदर्शन खत्म करने और शांति से घर लौटने की सबसे अपील की, लेकिन पुलिस की अपील का असर प्रदर्शनकारियों पर नहीं होता दिखा। पुलिस ने बताया कि उन महिला प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ उपद्रवी भी घुस गए थे। उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया। जो घरों में झाड़ू पोंछा करते हैं, वो अपनी मांग लेकर के गेट पर धरना वगैरह मतलब कर रहे थे, समझाया बुझाया गया। कुछ उपद्रवी लोगों ने उसमें से पत्थर फेंकना पुलिस पर शुरू कर दिया, जिससे मेरे भी ये चोटें आई है, क्योंकि दो गाड़ी में भी लगे हुए हैं। और पथराव शुरू होते ही वहां हालात बिगड़ गए। पुलिस ने लाठियां बांधनी शुरू कर दी। पुलिस ने सख्त रुख अपनाया तो प्रदर्शनकारी इधर उधर भाग गए। जहां जगह मिली वो उधर ही भाग गया। पुलिस ने बवाल करने और पुलिस टीम पर पथराव करने के आरोप में कुछ लड़कों को हिरासत में ले लिया। मैं रूम पे सो रहा था, मैं अपने भैया के रूम पे जा रहा था। गाली दे रहा है, पुलिस वालों को गाली दे रहा है, अंदर घुस रहा है। ये तो जबरदस्ती है ना, जबरदस्ती लेके जा रहे मुझे। बोले 1-2 पकड़ने चाहिए, बस कोई नहीं जबरदस्ती लेके आया था। मैं बिल्डिंग में चल के पूछ लो, मैं सो रहा था, ठीक है। हालात को काबू में करने के लिए पहुंची इंस्पेक्टर ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। साफ किया कि एक सेक्टर 121 के पास हुए हंगामे के वीडियो को नोएडा के 3 अलग अलग इलाकों का बताकर सोशल मीडिया पर डाला गया। अवगत कराना है कि एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें एक ही घटना को 3 अलग अलग जगहों का बताया जा रहा है। इस घटना में कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, अपनी वेतन वृद्धि की मांग रख रही थी। ये महिलाएं फैक्ट्रियों में श्रमिक नहीं हैं। 3 घंटे तक हंगामा चला। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद हालात पूरी तरह काबू में आ पाए। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने सेक्टर 121 में जिस जगह बवाल हुआ, वहां पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। नोएडा के सेक्टर 121 में पुलिस की बस के ऊपर पथराव किया गया था, जिसके बाद यहां पर इसी जगह पर जब पुलिस की बस पहुंची थी तो उसमें पथराव किया गया उपद्रवियों के द्वारा। उसके बाद पुलिस फोर्स यहां पर पहुंची, सबको भगाया गया, खदेड़ा गया, कुछ लोगों को डिटेंशन किया गया, हिरासत में लिया गया। वहां तोड़फोड़ हुई, बवाल हुआ। उसके बाद सेक्टर 121 में मौजूद उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर वाली सड़क पर कांच के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए, ईंट पत्थर बिखरे दिखाई दिए।
पुलिस के साथ सुरक्षा के लिए वहां पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया ताकि दोबारा माहौल न बिगड़ सके, बवाल दोबारा शुरू ना हो। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुरू हुआ यह हिंसक प्रदर्शन नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों तक पहुंच गया और दूसरे दिन भी नोएडा के फेज 2 इलाके में कुछ प्राइवेट कंपनियों के बाहर हंगामा हुआ। धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस पहले से अलर्ट थी, उसने दूसरे दिन इकट्ठा हो रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया और कुछ को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। नोएडा के फेज 2 से ही बवाल की शुरुआत हुई थी एक रोज पहले। 4 दिन से असल में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी वहां प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक रोज पहले उन्होंने हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिया था, पथराव किया था, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, पुलिस वालों पर हमला किया, उनकी गाड़ी पलट दी, तोड़फोड़ की, आग के हवाले कर दिया गाड़ी को। हिंसा के एक रोज बाद भी फेज 2 इलाके में कई कंपनियों के बाहर भीड़ इकट्ठा हुई। पुलिस और प्रदर्शनकारी एक बार फिर आमने सामने आ गए, लेकिन पुलिस वालों ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे लोगों को दौड़ा दिया। फिर वहां भगदड़ मच गई। पुलिस से बचने के लिए सब भाग गए, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस वालों ने दबोच लिया, उन्हें हिरासत में ले लिया। फेज 2 इलाके में सायरन बजाते हुए पुलिस के अफसरों की गाड़ियां दौड़ती दिखी। नोएडा की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद सुरक्षा का मोर्चा संभालती हुई वहां दिखाई दी। अफसरों के साथ वो सड़कों पर फ्लैग मार्च करती नजर आई। अभी हम लोगों ने जो है छोटे छोटे सेक्टर्स बना के और सेक्टर स्कीम लागू की है, जिनमें हम लोगों के रैपिड एक्शन फोर्स पीएसी की कई कंपनियां हमें प्राप्त हुई हैं। 18 कंपनियां हमारे पास इस समय मौके पर आ रही हैं या अथवा आ चुकी हैं। साथ ही साथ सिविलियन फोर्स को लगाते हुए प्रत्येक सेक्टर में फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। एक रोज पहले बड़ा बवाल हुआ था सेक्टर 84 में, जिस जगह पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी, आग लगाई गई थी, वहां भी भारी संख्या में पुलिस के जवान और अफसर तैनात कर दिए गए। सेक्टर 84 मदरसन कंपनी के बाहर की तस्वीरें हैं और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डीसीपी, एसडीएम, भारी संख्या में पुलिस फोर्स, पुलिस बल तैनात किया गया है। एसीपीज हैं और कई थाना अध्यक्ष हैं। पुलिस ने पूरे फेज 2 इलाके की घेरेबंदी कर दी, पहरा बढ़ा दिया, जगह जगह पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लोगों से एक जगह इकट्ठा नहीं होने की अपील की गई। एहतियात के तौर पर फेज 2 इलाके में मौजूद ज्यादातर कंपनियों को बंद करा दिया गया था। जगह जगह पुलिस के साथ पीएसी के जवान फ्लैग मार्च करते दिखे और नोएडा में मजदूरों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा को काबू में करने के लिए पुलिस ने दूसरे दिन भी सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। 60 से ज्यादा लोग उपद्रव करने, आगजनी के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा और प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने 70 से ज्यादा कंपनियों के कर्मचारियों को बातचीत के लिए बुलाया। नोएडा के फेज 2 के कई सेक्टरों में पुलिस के सैकड़ों जवान तैनात कर दिए गए। इसी फेज 2 में एक रोज पहले हिंसा भड़की थी। इसके पीछे की वजह क्या थी, इसकी पड़ताल तेज कर दी गई। फिर कहीं कोई हंगामा या हिंसा न भड़क जाए, इसके लिए चारों तरफ निगरानी बढ़ा दी गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक नोएडा में फिर से 3 जगहों पर मजदूरों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की। कई सेक्टरों में एक रोज पहले भी भारी बवाल हो गया था। वेतन बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कई प्राइवेट कंपनियों के मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। उनका प्रदर्शन हिंसक हो गया था, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन पुलिस ने थोड़ी ही देर बाद कार्रवाई शुरू कर दी थी। हिंसक प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी थी। इसके बाद से पुलिस ने उन लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया जिन पर हिंसा फैलाने, उपद्रव मचाने के आरोप लगे। पुलिस सूत्रों से खबर मिली कि हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या 400 के पार पहुंच गई। 60 से ज्यादा वो लोग गिरफ्तार किए गए जिन पर आगजनी के आरोप लगे थे। नोएडा के जिस फेज से बवाल शुरू हुआ था, वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। कई बड़े अधिकारी खुद हालात का जायजा लेने पहुंचे। कुछ जगहों पर कुछ श्रमिकों ने आके ये कहा कि अभी हमारी जो है वो डिमांड्स पूरी की जाए। उस पर हम लोगों ने वार्ता करके संयम से उनको समझा दिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि नोएडा की ज्यादातर प्राइवेट कंपनियों में छुट्टी कर दी गई थी। एक रोज पहले हुई हिंसा को देखते हुए कामकाज बंद रखा गया था। कर्मचारियों को निर्देश दिया गया था कि वो काम पर ना आए। कुछ ही फैक्ट्रियां खुली हुई थी, लेकिन हर जगह हालात सामान्य रहे। कर्मचारी रोजाना की तरह आते रहे। पुलिस ने सभी कंपनियों के कर्मचारियों से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। कर्मचारियों को समझाया गया कि अगर हिंसा की वजह से फैक्ट्रियों में ताले लटके रहेंगे तो इसका असर भी उन्हीं पर होगा। इस सबके बीच यूपी पुलिस के मुताबिक संगठित रूप से कॉल सेंटर बनाकर मजदूरों को हिंसा के लिए भड़काया गया था। यूपी पुलिस को यह शक है, उन्हें हिंसक प्रदर्शन करने के लिए उकसाया गया था, यह आशंका है।
उन्हें बवाल करने के निर्देश दिए गए थे, आगजनी करने के लिए निर्देश दिए गए। पुलिस इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जता रही है कि जो भी लोग इसके पीछे थे वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सक्रिय नहीं थे, दूसरे राज्यों में भी वो पूरी तरह एक्टिव थे। वहां भी उनका मकसद हिंसा फैलाना था, माहौल को खराब करवाना था और पुलिस ने 7 मामले दर्ज कर इसकी जांच तेज कर दी। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि हिंसा में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्हें इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई थी, ऐसा पुलिस कह रही है। कई नकाबपोश भी जांच के घेरे में आए। उन्होंने आगजनी और उपद्रव के दौरान अपने चेहरे ढक रखे थे ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। भीड़ में वो शामिल थे। पुलिस को शक है ऐसे लोग मजदूर बनकर प्रदर्शन में शामिल हुए थे, फिर उन्होंने ही इसे हिंसक रूप दे दिया, उन्होंने ही भारी बवाल किया और नाम मजदूरों का आया। कहा गया जल्द ही उनकी पहचान कर ली जाएगी। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही। पुलिस के मुताबिक हिंसा से 3 रोज पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 50 से ज्यादा अकाउंट सिर्फ इसी काम के लिए बनाए गए थे। QR कोड के जरिए अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को इससे जोड़ा जा रहा था। इसके जरिए ही मजदूरों को हिंसा के लिए भड़काया जा रहा था। मजदूरों को भड़काने वाली एक ऑडियो क्लिप भी पुलिस को मिली, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस ऐसा बता रही है। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि इसके पीछे संगठित रूप से कॉल सेंटर काम कर रहा था। वहां से उग्र प्रदर्शन के लिए सबको उकसाया जा रहा था, पुलिस कह रही है। सबको उनका काम बताया जा रहा था, सभी जगहों की अपडेट ली जा रही थी। जांच में फंडिंग की बात भी सामने आई। तो कुछ लेबर्स के पिछले 3 दिनों में कुछ नए व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं जिसमें कोड स्कैनर, QR कोड स्कैनर भेज के मेंबर्स को ज्वाइन कराया जा रहा है। तो इससे समझ में आता है कि पीछे में एक बहुत संगठित रूप से कॉल सेंटर काम कर रहा है। पुलिस ने बताया कि मजदूरों को भड़काने वाली एक ऑडियो क्लिप भी मिली, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इसके पीछे संगठित रूप से कॉल सेंटर काम कर रहा था। वहां से उग्र प्रदर्शन के लिए सबको उकसाया जा रहा था, सभी जगहों की अपडेट ली जा रही थी। पुलिस को शक है कोई संगठित ग्रुप इस पूरे बवाल के पीछे है, जो नहीं चाहता कि माहौल शांत हो सके, मजदूर अपने काम पर लौट सके। हालांकि आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा और गाजियाबाद में काम करने वाले मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उनके वेतन में 21% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। सरकार ने साफ कर दिया कि तय वेतन से कम किसी भी मजदूर को वेतन नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी फैक्ट्री में काम क्यों ना कर रहा हो। सरकार ने अनस्किल्ड मजदूरों का वेतन बढ़ाकर 13,690 रुपए प्रति महीना कर दिया। पहले उन्हें 11,313 रुपए मिलते थे। इसी बात पर उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था। दलील दी कि हरियाणा जैसे राज्यों में मजदूरों का वेतन जब बढ़ा दिया गया तो सरकार उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी की गई थी। नया नियम 1 अप्रैल से लागू भी हो गया था। वहां वेतन से जुड़ा नया नियम लागू होने के बाद ही नोएडा में मजदूरों का गुस्सा भड़का था। इस मुद्दे पर 1 रोज पहले हुए प्रदर्शन के दौरान भारी हंगामा हो गया था और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया। समिति के सदस्य नोएडा पहुंचे। उन्होंने मजदूरों के संगठन के प्रतिनिधियों से बात की, मजदूर जहां काम करते थे वहां के मालिकों से बात की। श्रम विभाग के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया। सबकी राय जानकर समिति ने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया। इसके तहत नोएडा और गाजियाबाद में काम करने वाले अनस्किल्ड मजदूरों का वेतन सरकार ने 13,690 रुपए प्रति महीना तय कर दिया। पहले इन्हें 11,313 रुपए हर महीने मिलते थे न्यूनतम। सेमी स्किल्ड मजदूर जो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लेकर काम करते हैं, उनका वेतन बढ़ाकर न्यूनतम 15,059 कर दिया गया, मिनिमम। स्किल्ड मजदूर जो किसी खास काम में माहिर होते हैं, उन्हें अब 16,868 रुपए वेतन मिलेगा, मिनिमम। सरकार की तरफ से समिति ने साफ कर दिया कि इससे कम वेतन किसी भी मजदूर को नहीं दिया जा सकता। जो न्यूनतम वेतन तय किया गया है वो नोएडा और गाजियाबाद में हर जगह लागू होगा। 1 अप्रैल से ही ये माना जाएगा लागू। जो वेतन मिलेगा वो अब बढ़कर ही मिलेगा। श्रमिकों की जो सबसे प्रमुख मांग थी वेतन बढ़ोतरी की, उसे मान लिया गया है एंड इसके साथ साथ और भी निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि श्रमिकों का जो वेतन है वो 10 तारीख से पहले खाते में एक मुश्त पहुंचे। प्रशासन के मुताबिक मजदूरों ने कई मांगे रखी थी। उनमें यह भी शामिल था कि अगर वो अपने तय समय से ज्यादा काम करते हैं तो उन्हें ओवर टाइम का पैसा बढ़ाकर मिले, छुट्टी के दिन काम करते हैं उसका डबल पैसा मिले। उनकी ये मांगे भी मान ली गई। इधर नोएडा पुलिस ने दावा किया कि मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान एक पुराने वीडियो के जरिए भी अफवाह फैलाई गई। नोएडा पुलिस ने प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे एक वीडियो का खंडन किया।
पुलिस ने बताया कि मध्य प्रदेश के शहडोल की घटना को गलत जानकारी के साथ सोशल मीडिया पर फैलाया गया। पुलिस ने सभी से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में दूसरे दिन भी प्राइवेट कंपनियों के कुछ कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान 15 लोग हिरासत में भी लिए गए। मुंबई में कॉन्सर्ट के दौरान ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से 2 छात्रों की मौत होने का दावा किया गया। पुलिस के मुताबिक उन दोनों को ड्रग्स देने वाला आरोपी भी एक छात्र ही था। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव डाल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नाकेबंदी हटा ले। अखबार की रिपोर्ट बताती है सऊदी अरब को अमेरिका की नाकेबंदी की वजह से डर सता रहा है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे की घेरेबंदी जारी रखी तो ईरान बदला लेने के लिए हूथी लड़ाकों की मदद से कहीं बाब अल मंदीब गलियारे को बंद ना कर दे। हॉर्मुज गलियारे की तरह ही बाब अल मंदीब भी समुद्री गलियारा है। समंदर में कारोबार का रास्ता है लाल सागर में। लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में बाब अल मंदीब है। फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उधर लाल सागर में बाब अल मंदीब है। सऊदी अरब का मानना है ईरान ने अगर बाब अल मंदीब को बंद करवा दिया हूथी लड़ाकों से, क्योंकि वो भी उसके कंट्रोल में रहते हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हॉर्मुज गलियारे के बंद होने के बाद सऊदी अरब ने अपना कारोबार बाब अल मंदीब से शुरू कर दिया था, क्योंकि सऊदी अरब की सीमा लाल सागर से भी लगती है। बाब अल मंदीब से सऊदी अरब रोजाना करीब 70 लाख बैरल तेल दूसरे देशों में भेज रहा है। इसीलिए सऊदी अरब को डर सताने लगा कि अगर ईरान ने बाब अल मंदीब को बंद कर दिया तो उसका सारा तेल फंस सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है इसी वजह से सऊदी अरब अमेरिका पर दबाव बनाने में जुट गया, इस बात के लिए मनाने में जुट गया कि अमेरिका हॉर्मुज गलियारे से अपनी नाकेबंदी हटा ले, अपने जंगी जहाजों को पीछे कर ले, हॉर्मुज गलियारे को खुलवाने के लिए ईरान के साथ बातचीत शुरू करने की कोशिश करे। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को लगता है अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में ईरान बाब अल मंदीब को बंद करवा सकता है। हालांकि ईरान की सीमा बाब अल मंदीब से नहीं लगती, लेकिन यमन की सीमा इस समुद्री रास्ते से लगती है। बाब अल मंदीब लाल सागर को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ठीक उत्तर में यमन है, यमन का बड़ा हिस्सा बाब अल मंदीब से लगता है। यमन के उत्तर में सऊदी अरब है, उसका बड़ा हिस्सा लाल सागर से लगता है। परेशानी यह है कि यमन में हूथी लड़ाके वो जो जंग में ईरान के साथ है, इसीलिए सऊदी अरब को ईरान के इशारे पर हूथी लड़ाके लगता है कि ईरान के इशारे पर हूथी लड़ाके बाब अल मंदीब को बंद करवा सकते हैं, वहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमले शुरू करवा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सऊदी अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के सामने मुसीबत खड़ी हो सकती है। हॉर्मुज गलियारे की तरह बाब अल मंदीब बंद हुआ तो इस रास्ते तेल और गैस की जो सप्लाई हो रही थी वो भी रुक सकती। इसी वजह से सऊदी अरब अमेरिका को मनाने में जुट गया ताकि किसी भी तरह अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपनी नाकेबंदी हटा ले। जो थोड़े बहुत तेल और गैस के जहाज हॉर्मुज गलियारे से गुजर रहे हैं उन्हें जाने दे। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले के कुछ दिन बाद ही इस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया था। करीब 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यह समुद्री रास्ता अभी तक खोला नहीं जा सका है। कुछ देशों के जहाजों को ईरान वहां से जाने दे रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों के जहाजों को वो वहां से निकलने नहीं दे रहा। किसी जहाज ने जबरन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश की तो ईरान की IRGC सेना उस पर हमले की चेतावनी दे रही है। ऊपर से ईरान ने हॉर्मुज गलियारे से गुजरने वाले तेल टैंकरों से टोल वसूलना शुरू कर दिया। ऐसी खबरें हैं, 1 बैरल तेल के लिए $1। तेल टैंकरों में 20 लाख बैरल तेल आता है VLCC में, तो तेल टैंकर 20 लाख बैरल तेल लेकर हॉर्मुज गलियारे से गुजर रहे हैं तो ईरान को $20 लाख टोल के तौर पर चुका रहे हैं एक तेल टैंकर, 18 करोड़ रुपए से ज्यादा भारतीय रुपयों में। दूसरी तरफ हॉर्मुज गलियारे में ईरान के टोल वसूलने पर अमेरिका भड़क गया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की टोल वसूली को उगाही बता दिया। पाकिस्तान में पहले दौर की बातचीत फेल होने के बाद ट्रंप ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने के लिए ईरान को जो भी देश टोल देगा उसके जहाजों को समंदर में रास्ता नहीं दिया जाएगा। अपनी सेना को हॉर्मुज गलियारे की नाकेबंदी करने का आदेश जारी कर दिया। अमेरिका की सेना ने ईरान के बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को घेरने के लिए अपने बड़े बड़े युद्धपोत हॉर्मुज गलियारे के पास तैनात कर दिए ताकि ईरान के बंदरगाहों से आने वाले और ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को रोका जा सके।
अमेरिका की नौसेना की खबरें देने वाली न्यूज एजेंसी यूएसएनआई न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका हॉर्मूज गलियारे में नाकेबंदी को मजबूत करने में जुटा है। रिपोर्ट बताती है इसके लिए अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश ईरान की तरफ रवाना कर दिया, जो आने वाले कुछ दिनों में ईरान के पास अरब सागर में पहुंच जाएगा और इसके पहुंचने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास अमेरिका की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेरेबंदी इसलिए की ताकि ईरान के तेल निर्यात, तेल कारोबार को पूरी तरह से रोका जा सके। तेल का कारोबार रुका तो ईरान का बड़ा नुकसान हो सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था और कमजोर हो सकती है। लेकिन अगर ईरान हॉर्मूज गलियारे में दूसरे देशों से टोल वसूलता रहा तो उसकी अर्थव्यवस्था को संबल मिल सकता है। टोल के पैसों से और मजबूत होती चली जाएगी अर्थव्यवस्था, और यह ट्रंप नहीं चाहते। ईरान ने जैसे ही जहाजों से टोल वसूलना शुरू किया, ट्रंप ने हॉर्मूज गलियारे के बाहर ओमान की खाड़ी के पास नाकेबंदी लगा दी। अमेरिका ने अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को ईरान की तरफ रवाना कर दिया। 2 से 4 दिन में यह एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी के पास अरब सागर में पहुंच जाएगा। फिर अमेरिका की नाकेबंदी और मजबूत हो जाएगी। हालांकि हॉर्मूज गलियारे को ब्लॉक करने के लिए पहले से ही अमेरिका की सेना ने बड़ी संख्या में अपने जंगी जहाज वहां तैनात कर रखे हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने बताया कि अमेरिका ने अरब सागर में यूएसएस एब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ करीब 11 विध्वंसक जहाजों को वहां तैनात पहले से ही कर रखा है। और खबर यह है कि हूथी लड़ाकों के हमले से बचने के लिए अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है ईरान की तरफ, वो पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाने को मजबूर हो गया। यूएसएनआई न्यूज ने जो खबर दी कि यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश नाम का वो एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहा है ताकि हॉर्मूज गलियारे की नाकेबंदी और मजबूत की जा सके, उसकी तैनाती ईरान की चौखट पर की जा सके। अरब सागर में डेरा डालेगा, उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की घेरेबंदी के ऑपरेशन में भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन अरब सागर तक पहुंचने के लिए यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ रहा है। हजारों किलोमीटर लंबा रास्ता तय कर रहा है वो। अमेरिका से पश्चिम एशिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रूट जो है यूरोप से होता हुआ, भूमध्य सागर से होता हुआ लाल सागर से होकर आता है। लेकिन लाल सागर इलाके में यमन के हूथी लड़ाकों का खतरा है, उनके हमलों का खतरा है। वो उनको ईरान समर्थन करता है, तो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को वो निशाना बना सकते हैं, यह आशंका है। हूथी लड़ाकों को ईरान समर्थन करता है और हूथी लड़ाके पहले ही धमकी दे चुके हैं। वो साफ कर चुके हैं कि अमेरिका के, इजराइल के या उनके सहयोगियों के जहाज लाल सागर में नजर आए तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा, उन पर ड्रोन और मिसाइलें दागी जाएंगी, उन्हें बर्बाद कर दिया जाएगा। इसी खतरे से बचने के लिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश को लंबा वाला रास्ता लेना पड़ा। अमेरिका के वर्जीनिया राज्य से रवाना हुआ, अफ्रीकी देश नमीबिया के तट से आगे बढ़ रहा है, पूरे अफ्रीका को घूमकर अरब सागर तक उसको पहुंचना है। इसमें 2 से 4 दिन का और वक्त लग सकता है। हालांकि वर्जीनिया से रवाना हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के पास पश्चिम एशिया तक आने का रास्ता भूमध्य सागर से भी था, वो छोटा भी था, अफ्रीका का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता। ये करीब 7000 किलोमीटर ज्यादा चल रहा है। वो शॉर्टकट वाला रास्ता भूमध्य सागर से होकर आता है, उसे सुएज नहर से होते हुए फिर लाल सागर में आना पड़ता और फिर अरब सागर में वो निकलता। लेकिन उस रास्ते में हूथी लड़ाके हैं यमन में, उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर हमले की धमकी दी हुई है। ऐसे में यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश वहां से नहीं आ रहा, वहां से आता तो हूथी लड़ाके उस पर बमबारी कर सकते थे। तो माना जा रहा है इसी खतरे से बचने के लिए अमेरिका ने लंबा वाला रास्ता चुना है और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को अफ्रीका वाले रास्ते से भेजा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को घेरने में जुटे अमेरिका का ये विशाल का एयरक्राफ्ट कैरियर है, ईरान के नजदीक जल्दी पहुंच सकता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, वहां उसके पहुंचने से अरब सागर में अमेरिका की सैन्य ताकत डबल हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियरों में गिना जाता है। 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर लंबाई है इसकी, अभेद्य किला एक पानी पर चलने वाला, समंदर पर चलते फिरते एयरबेस की तरह। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू. बुश पर 80 से 90 लड़ाकू विमान तैनात किए जा सकते हैं। हर वक्त 5 से 6 हजार सैनिक भी इस पर मौजूद रहते हैं। न्यूक्लियर पावर से चलता है, बिना रुके 20 से 25 साल तक लगातार चल सकता है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश कभी अकेला नहीं चलता, उसके साथ कई जंगी जहाज, पनडुब्बियां भी चलती हैं। दुश्मन के हमलों को नाकाम करते हुए उस पर समंदर और आसमान के रास्ते प्रहार करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें विमान भी होते हैं।
उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की सख्त घेरेबंदी के बावजूद चीन का एक जहाज वहां से निकलने में कामयाब हो गया। अमेरिका की सेना ने उसे रोकने की कोशिश ही नहीं की। रिच स्टारी नाम के उस जहाज को अमेरिका ने अपनी ब्लैक लिस्ट में शामिल कर रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि वो जहाज ईरान का कच्चा तेल ढोते हुए पाया गया था। वो ईरान का तेल ले जा रहा था जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसीलिए अमेरिका ने चीन के इस जहाज रिच स्टारी को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। लेकिन अमेरिका की ब्लैक लिस्ट में होने के बावजूद चीन का वो जहाज हॉर्मूज गलियारे से सही सलामत निकल गया। अमेरिका की नेवी ने उसे नहीं रोका, ना उसकी कोई जांच की, वो भी तब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, सख्त पहरा लगा दिया है। पहरे के बीच हॉर्मूज गलियारे से जो पहला जहाज निकला वो था चीन का रिच स्टारी। तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन का रिच स्टारी जहाज यूएई के अल हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ, फारस की खाड़ी से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार कर गया। अमेरिका ने हॉर्मूज गलियारे के पूर्वी तरफ घेरेबंदी कर रखी है। वहां ओमान की खाड़ी और अरब सागर में अमेरिका के करीब 15 युद्धपोत तैनात हैं। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि चीन के उस जहाज को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की और वो अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। तो युद्ध के जानकारों का मानना है कि अमेरिका की नेवी ने चीन के रिच स्टारी जहाज को इसलिए जाने दिया क्योंकि वो ईरान से नहीं लौट रहा था। वो ईरान के किसी बंदरगाह पर नहीं गया था, ना ही उसके तेल की सप्लाई कर रहा था। अमेरिका ने सिर्फ उन जहाजों पर रोक लगा रखी है जो ईरान के साथ कारोबार करते हैं, उसके तेल और गैस को ढोकर दूसरे देशों तक ले जाते हैं। उन जहाजों को रोकने की भी चेतावनी दी अमेरिका ने जो ईरान की सेना को टोल चुकाकर इस रास्ते को पार करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर शिकंजा कसने वाले ईरान ने वहां टोल वसूली शुरू कर दी, जहाजों से पैसे ले रहा है। अमेरिका का मकसद ईरान को अलग थलग करना है ताकि उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि अमेरिका का दावा है ईरान भले ही दूसरे देशों के लिए हॉर्मूज गलियारे को बंद कर दे, लेकिन उसने बंद कर रखा है, लेकिन उसके जहाज वहां से अपने आते जाते रहते हैं। व्यापार और टोल से होने वाली कमाई को ईरान युद्ध में लगा रहा है, हथियार खरीद रहा है, गोला बारूद खरीद रहा है। तो अमेरिका ईरान की इसी कमाई को बंद करना चाहता है, इसीलिए उसने हॉर्मूज गलियारे की घेरेबंदी कर दी। उसने साफ किया कि हॉर्मूज गलियारे से गुजरने वाले उन्हीं जहाजों को रोका जाएगा जिनका ईरान से कोई लेना देना होगा, जो ईरान जा रहे होंगे या वहां से लौट रहे होंगे। इसीलिए चीन का रिच स्टारी जहाज माना जा रहा है कि बिना किसी रोक टोक के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने में सफल रहा, क्योंकि वो ईरान से नहीं आ रहा था, वो यूएई से आ रहा था। हालांकि अमेरिका ने भले ही चीन के जहाज को नहीं रोका, लेकिन चीन ने अमेरिका की घेरेबंदी का खुलकर विरोध किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, हॉर्मूज गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी गैर जिम्मेदाराना फैसला है, खतरनाक फैसला है। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका के इस कदम से पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ सकता है। चीन ने यह भी साफ किया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की घेरेबंदी को मानता ही नहीं। उसका कहना है ईरान और चीन के बीच ऊर्जा और व्यापार समेत कई अहम समझौते हैं, तो दोनों देशों के मामले में किसी तीसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें चेतावनी दी कि अगर हॉर्मूज गलियारे में उसके जहाजों को रोका गया तो नतीजा ठीक नहीं होगा, टकराव के हालात बन सकते हैं। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका की घेरेबंदी के बीच इस रास्ते को खुलवाने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ने भी कोशिशें तेज कर दी। हालांकि दोनों देशों ने यह भी साफ किया कि वो हॉर्मूज गलियारे की घेरेबंदी में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, वहां अपनी सेना नहीं भेजेंगे। उनका कहना है इस मामले को लड़ाई से नहीं बल्कि कूटनीति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन ने इस मामले को सुलझाने के लिए एक बैठक करने की भी घोषणा कर दी। 17 अप्रैल को बैठक होगी। उन देशों के नेता शामिल होंगे जो हॉर्मूज गलियारे के संकट को खत्म करने में मदद करना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा जमा रखा है तभी से कई देशों की मुश्किलें बढ़ चुकी। तेल और गैस की किल्लत से जूझने को मजबूर हो गए, क्योंकि जंग से पहले दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल हॉर्मूज गलियारे के रास्ते ही जाता था। युद्ध की वजह से 1.5 महीने से वहां से गिने चुने जहाज ही निकल पाए हैं। ईरान की सख्ती की वजह से दुनिया के कई देशों में कोहराम मचा हुआ। एशिया से लेकर यूरोप तक तेल का संकट मंडराने लगा। हालांकि सीज फायर का ऐलान हुआ तो राहत की उम्मीद नजर आई थी। लग रहा था हॉर्मूज गलियारा एक बार फिर पूरी तरह खुल सकता है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बैठक हुई तो उन उम्मीदों पर पानी भी फिर गया, क्योंकि वो बातचीत बिना किसी नतीजे के ही खत्म हो गई। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फिर नाकेबंदी लगा दी। ट्रंप ने दावा कर दिया इस ऑपरेशन में दूसरे भी कई देश शामिल होंगे, वो भी हॉर्मूज गलियारे में अपनी सेना भेजेंगे। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
and that would be very effective. हालांकि ट्रंप के दावे के बाद भी अमेरिका का साथ देने के लिए कोई देश आगे तो नहीं आया। किसी ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी सेना नहीं भेजी। ब्रिटेन और फ्रांस ने तो साफ मना कर दिया, जबकि सैन्य संगठन नेटो, जिसकी अमेरिका अगुवाई करता है, ये दोनों ही देश अमेरिका के उसमें सहयोगी हैं। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने की वकालत की। फ्रांस और ब्रिटेन का मानना है समुद्री रास्ते को जोर जबरदस्ती से नहीं खुलवाया जा सकता, इसके लिए बातचीत होनी चाहिए। दोनों देशों ने मिलकर एक बैठक करवाने की घोषणा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बताया बैठक 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। उन सभी देशों को न्योता भेजा जाएगा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए शांति का रास्ता अपनाने की बात करते हैं। उधर अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अगर हॉर्मुज गलियारा पूरी तरह बंद रहा तो ईरान को रोजाना करीब 43 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है। रोजाना भारतीय रुपयों में करीब 4000 करोड़ रुपए। मतलब अमेरिका ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी की तो यह ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। उसे रोजाना हजारों करोड़ का नुकसान उठाना पड़ सकता है। जंग की शुरुआत से ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर सख्त पैरा लगा दिया था। बाद में उसने वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने का ऐलान कर दिया था। 40वें दिन सीज फायर हुआ, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कोई सहमति नहीं बनी। डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज गलियारे की घेरेबंदी करने की धमकी दे दी थी। तो अमेरिका की घेरेबंदी का मकसद ईरान की कमाई के जरिए को पूरी तरह से बंद करना है। उसकी अर्थव्यवस्था को पहले ही जंग की वजह से काफी दबाव हो रहा है, वो दबाव झेल रही है। ऐसे में हॉर्मुज गलियारा बंद हुआ तो उसकी कमर टूट सकती है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप इससे चीन को भी घेरना चाहते हैं, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से मंगवाता है। 30% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी वो इसी रास्ते से मंगवाता है अपनी। यानी अमेरिका ईरान की सप्लाई रोककर चीन पर भी दबाव बनाना चाहता है, चीन को मजबूर करना चाहता है, ताकि चीन भी ईरान को घेरने में अमेरिका की मदद करे या अमेरिका की मदद करे ईरान पर दबाव डालने। ईरान की तेल से होने वाली कमाई बंद कर दी जाए। रोजाना करीब 15 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है अब भी ईरान। बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही निकलता है। अमेरिका की घेरेबंदी ईरान के तेल निर्यात को पूरी तरह ठप कर सकती है। अगर हॉर्मुज गलियारा पूरी तरह बंद हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को रोजाना करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। सीधा असर ईरान की करेंसी पर पड़ सकता है। रोजमर्रा की जरूरी चीजें पहले ही महंगी और महंगी हो सकती हैं कि उन चीजों को खरीदना ही लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। हालांकि ईरान कुछ वक्त तक इस नुकसान को झेल सकता है। रिपोर्ट कहती है उसने पिछले महीने ही 15 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल समंदर में उतार दिया था, जो अब उन सुरक्षित रास्तों पर पहुंच चुका है जहां पाबंदी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की यह घेरेबंदी लंबे समय तक चली तो ईरान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इधर ईरान के बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को डुबोने की ट्रंप की धमकी का चीन ने विरोध किया। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक चीन ने ईरान के बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को समंदर में डुबो देने की ट्रंप की धमकी को गैर जिम्मेदाराना बताया। चीन ने हॉर्मुज गलियारे में अमेरिका की नाकेबंदी को खतरनाक बताते हुए इसकी निंदा की। दक्षिण पूर्व एशिया के देश फिलीपींस ने अमेरिका से अपील की कि उसने रूस से तेल खरीदने की जो छूट दे रखी थी उसकी समय सीमा बढ़ा दे। जंग के दौरान तेल संकट गहराने के बाद अमेरिका ने कई देशों को यह छूट दी थी। इसकी समय सीमा 11 अप्रैल को ही खत्म हो गई थी। लेबनान के बींत जबील जिले में इजरायल ने एयर स्ट्राइक करने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक इस हमले में वहां कई इमारतें तबाह हो गई। इसके अलावा दईर इंतार गांव में भी इजरायल ने हमला किया। वहां 3 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। उधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। दोनों देश एक बार फिर आमने सामने की बातचीत कर सकते हैं। बातचीत 2 दिन बाद होगी। रिपोर्ट कह रही है ईरान के राष्ट्रपति दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि बातचीत कहां होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन खबर है अमेरिका ईरान दोनों देश दोबारा बातचीत करने के लिए तैयार हैं। 11 अप्रैल को दोनों देशों के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी। उस वक्त दोनों देश किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं थे, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने संकेत दिए थे कि ईरान के साथ हुई बातचीत पूरी तरह फेल नहीं हुई। कुछ मुद्दों पर दोनों देशों के बीच बातचीत अच्छी भी हुई थी। माना जा रहा है कि इसीलिए दोनों एक बार फिर बातचीत कर सकते हैं।
8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान किया गया था, 2 हफ्तों का। खबर है सीज फायर खत्म होने से पहले दोनों किसी नतीजे पर पहुंचने की फिर कोशिश करना चाहते हैं, इसीलिए दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। रिपोर्ट बताती है 2 दिन बाद यानी गुरुवार को फिर बातचीत हो सकती है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी 21 घंटे तक आखिर में फेल हो गई थी, किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए थे। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच आगे बातचीत होगी या नहीं, डील होगी या नहीं, ये सब कुछ अब ईरान के हाथ में है। Whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines. हालांकि बातचीत की जगह अब तक फाइनल नहीं है, खबर कह रही है। कुछ खबरें हैं पाकिस्तान एक बार फिर मेजबानी कर सकता है, दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड के जिनीवा का भी नाम सामने आ रहा है, वहां भी बातचीत हो सकती है। यानी ये तो लगभग तय लग रहा है कि अमेरिका और ईरान दोनों एक बार फिर बातचीत करेंगे। हो सकता है इसी गुरुवार को करें, लेकिन अमेरिका की तरफ से बातचीत में कौन शामिल होगा, ईरान की तरफ से बातचीत में कौन शामिल होगा, इसकी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आ रही। और ईरान के मीडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया कि दूसरे दौर की बातचीत शुरू होने से पहले इसमें पुतिन की भी एंट्री हो गई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पेशकश की है कि ईरान का यूरेनियम वो अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। ये इस पॉइंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पहले दौर की बातचीत, ऐसी खबरें हैं कि इसी यूरेनियम की वजह से नाकाम हुई थी। पहले दौर की बातचीत फेल होने की बड़ी वजह ईरान का यूरेनियम था, ऐसी खबरें आ रही। यूरेनियम को लेकर दोनों देशों के बीच बात नहीं बन पाई थी। अमेरिका चाहता था ईरान यूरेनियम का संवर्धन रोक दे, अमेरिका चाहता था ईरान अपना वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे, जिसे एनरिच किया जा चुका है, मतलब उसका संवर्धन किया जा चुका है, शुद्ध किया जा चुका है। जबकि ईरान ने अमेरिका की इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया था कि यूरेनियम वो नहीं देगा। खबर है कि दूसरे दौर की बातचीत भी पूरी तरह ईरान के यूरेनियम पर ही टिकी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा यही होने वाला है। अमेरिका चाहता है ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ दे, साफ किया हुआ, एनरिच किया हुआ यूरेनियम अमेरिका या किसी तीसरे देश के हवाले कर दे। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की सबसे बड़ी वजह ही यही दी थी कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम वो रोकना चाहता था, वो यूरेनियम हासिल करना चाहता है जिससे एटम बम बनाया जा सकता है। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब पहुंच गया था, इसीलिए उसने ईरान पर हमला कर दिया था। सीज फायर होने के बाद जब ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की बातचीत हुई, तब भी अमेरिका ने ईरान के यूरेनियम पर ही जोर दिया था, ऐसी खबरें हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ही जोर दिया था। We must have the enriched material out of Iran. We must have their conclusive commitment to not develop a nuclear weapon. And I think that if the Iranians are willing to meet us there, then this can be a very, very good deal for both countries. तो अमेरिका चाहता है ईरान ने जो यूरेनियम इकट्ठा किया हुआ है वो उसके पास न रहे, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो जंग खत्म होते ही ईरान फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर देगा, परमाणु हथियार बनाने में जुट जाएगा। इसलिए अमेरिका यूरेनियम को ईरान से बाहर निकालने पर अड़ा हुआ। खबर है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत इस बात पर अटकी कि ईरान का यूरेनियम कहां रखा जाएगा, अमेरिका के पास रखा जाएगा या ईरान के पास ही रहेगा, तो तीसरा विकल्प यह भी हो सकता है कि ईरान का यूरेनियम तीसरे देश में रख दिया जाए, जिसके लिए कोई ऐसा देश होना चाहिए जिस पर ईरान और अमेरिका दोनों भरोसा कर पाए। और अगर इस विकल्प पर सहमति बनी तो ईरान का यूरेनियम रूस में रख दिया जाएगा। खबर यह आ रही है कि रूस ने खुद ऑफर दिया है कि वो ईरान का यूरेनियम अपने पास रखने के लिए तैयार है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान इस बात पर राजी हो गया तो अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो सकता है, लेकिन अगर ईरान राजी नहीं हुआ तो दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता। ट्रंप ने कहा, पहले दौर की बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान की कई बातें मानी, लेकिन ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने से इनकार कर दिया, इसलिए बातचीत फेल हो गई थी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अगर दूसरे दौर की बातचीत हुई, ईरान तब भी अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो दूसरे दौर की बातचीत में भी कोई डील नहीं होगी। We agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. In fact, I am sure of it. If they don't agree, there's no deal. There'll never be a deal. दूसरी तरफ अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने 20 साल के लिए ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था कि 20 साल तक यूरेनियम इकट्ठा नहीं करेगा, एनरिच नहीं करेगा। लेकिन खबर है ईरान सिर्फ 5 साल के लिए ही रोक लगाने पर राजी हुआ था, लेकिन 5 साल के लिए, कि वो सिर्फ 5 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन रोक सकता है।
खबर है अमेरिका ने ईरान की यह बात नहीं मानी। अमेरिका 20 साल की रोक लगाने पर ही अड़ा रहा और 21 घंटे तक चली बातचीत के बाद दोनों देश किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। ना अमेरिका ने ईरान की बात मानी, ना ईरान ने अमेरिका की बात मानी। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे 20 साल और 5 साल और आखिर में बातचीत फेल हो गई। इधर इजरायल ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 65 फिलिस्तीनियों को पकड़ने का दावा किया। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने इजरायल में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे फिलिस्तीन के 65 से ज्यादा नागरिकों को पकड़ लिया। इजरायल के मुताबिक पकड़े गए सभी लोग कूड़े के एक ट्रक में छिपकर बैठे हुए थे, लेकिन बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान वो सभी लोग पकड़े गए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की। उनके बीच हॉर्मुज गलियारे में जारी तनाव और समुद्री नाकेबंदी पर भी बातचीत हुई। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD के चीन में मौजूद एक पार्किंग गैराज में भीषण आग लग गई। कंपनी के मुताबिक आग स्क्रैप की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगी। आग लगते ही वहां ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखीं और पूरा इलाका काले धुएं से पट गया। उधर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल की सेना का ऑपरेशन जारी है। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर हवाई हमले किए। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को भी निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हिजबुल्लाह के अड्डों पर मिसाइलों से हमला किया, ड्रोन से हमला किया। जहां भी इजरायल की मिसाइलें गिरी वहां तबाही मच गई। पूरा इलाका काले धुएं की चपेट में आ गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर धूल की मोटी परत जम गई। बिजली के कई खंभे उखड़ गए। बिजली के तार टूटकर गिर गए। बिजली के तार सड़क पर झूलते नजर आए। मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से पूरा इलाका तबाह दिखा। चारों तरफ मलबा फैला नजर आया। लेबनान के शिबा इलाके में भी इजरायल की सेना ने हमला किया। वहां सड़क पर खड़ी गाड़ियों के बीच एक बम गिरा। पूरा इलाका तेज धमाके की आवाज से गूंज उठा। टायर शहर में भी इजरायल की सेना ने बम बरसाए। लड़ाकू विमानों ने उस पर कई बमों से हमला कर दिया। वहां के अलग अलग इलाकों में हवाई हमले कर दिए। हमले के बाद वहां आग लग गई। सफेद धुआं उठता नजर आया। इजरायल ने इन हमलों में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा किया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया और दक्षिणी लेबनान के कई शहरों में हमले करने के बाद वहां तबाही मची हुई दिखी। शहरों में सन्नाटा पसरा नजर आया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में बेका वैली पर भी हमला किया। शिवा शहर पर हमला किया। टायर शहर पर हमला किया। इजरायल के हवाई हमलों में लेबनान के ये शहर दहल गए। हवाई हमलों की वजह से कई शहर पूरी तरह बर्बाद हो गए। शहर लोगों के रहने लायक नहीं बचे। कई इमारतें पूरी तरह तहस नहस हो गई। इमारतों से गिरा मलबा सड़क पर फैल गया। हमलों के बाद वहां राहत और बचाव की टीम पहुंची। उस टीम के लोगों ने इमारतों में फंसे लोगों की तलाश शुरू की। कड़ी मशक्कत की। इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। सुरक्षित जगहों ने ले जाया गया। और इन हमलों के बाद लेबनान ने इजरायल पर रिहायशी इलाकों पर हमला करने का आरोप लगाया। हिजबुल्लाह के नाम पर आम लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया। इजरायल ने उन आरोपों को गलत बताया। इजरायल ने यह बताया कि उन इलाकों में छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, उन पर हमला करने का उसने दावा किया। उधर ईरान के सरकारी न्यूज चैनल प्रेस टीवी ने खबर दी कि जंग के बीच हिजबुल्लाह ने ड्रोन से इजरायल पर हमला किया। एक नए ड्रोन से हमला किया। नए ड्रोन से इजरायल के सैन्य अड्डों और इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया। पहली बार इस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, यह जानकारी प्रेस टीवी ने दी। यह ड्रोन बताया गया कि ऐसा है जो रेडार को चकमा दे सकता है, टारगेट पर पहुंचकर आसानी से उसे तबाह कर सकता है। हिजबुल्लाह ने ऐसे कई ड्रोन इजरायल की ओर दाग दिए। आगे भी ऐसे ही हमले जारी रखने की चेतावनी भी दी। और यह हमला कर हिजबुल्लाह ने इजरायल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल ने हमले नहीं रोके तो वो भी हमले करते रहेगा। एक साथ 40 ड्रोन से हमला कर दिया और ये नए तरीके के ड्रोन हैं प्रेस टीवी के मुताबिक। इजरायल की सेना के बॉर्डर के कई ठिकानों पर हमला किया हिजबुल्लाह ने। सेना के ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया और इन हमलों से हिजबुल्लाह ने बॉर्डर पर मौजूद इजरायल की सेना के अड्डों को तबाह करने की कोशिश की, बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इजरायल ने हिजबुल्लाह के कई ड्रोन हवा में ही नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच गए। यह हिजबुल्लाह का सबसे नया ड्रोन बताया जा रहा है। इसे नई तकनीक से बनाया गया। यह रेडार की पकड़ में नहीं आता। 5 किलो विस्फोटक लेकर आसानी से उड़ सकता बताया जा रहा है और किसी भी इलाके में जाकर वहां की तस्वीरें ले लेता है।
वीडियो बना सकता है, उस जगह की स्कैनिंग कर लेता है। तो बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये ड्रोन किसी भी जगह की पूरी जानकारी आसानी से भेज सकता है और इसी वजह से हिजबुल्लाह ने इस ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसकी मदद से इजराइल की सेना की पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की। बॉर्डर पर कहां-कहां इजराइल की सेना तैनात है, इजराइल की सेना के पास कितने हथियार हैं, कौन कौन से हथियार हैं, उन सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने की कोशिश की हिजबुल्लाह ने इस नए ड्रोन से, जिससे कि वो पूरी तैयारी के साथ फिर हमला कर सके, इजराइल की सेना को लेबनान के बॉर्डर से बाहर धकेल सके। हिजबुल्लाह नहीं चाहता है इजराइल की सेना किसी भी कीमत पर लेबनान पर कब्जा करे, किसी भी हिस्से पर कब्जा करे, उसके लड़ाकों पर हमला करे। हिजबुल्लाह ने आगे भी ऐसे हमले जारी रखने की चेतावनी दी। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ईरान की मदद से आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया। They are a terrorist organization. They're a proxy of Iran, yes, which has an agenda of destroying the state of Israel. Yes. And they fire missiles into our towns and villages. Yes. And we have to respond. इजराइल ने हिजबुल्लाह को कड़ी चेतावनी दी कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, जल्दी इन हमलों का जवाब दिया जाएगा। उधर इजराइल की सेना ने यह भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपने के लिए आम लोगों के घरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो रिहायशी इलाकों में हमले हो रहे हैं वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके वहां छिपे हुए हैं, वहां हथियार छिपाकर भी रख रहे हैं। सबूत के तौर पर इजराइल ने अपने सैनिकों के शरीर पर लगे जो बॉडी कैमरे होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग जारी की। जवान अपनी वर्दी या हेलमेट पर ये बॉडी कैमरे लगाते हैं, उस ऑपरेशन के दौरान होने वाली सभी घटनाएं उसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। तो इजराइल की सेना दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, तो एक घर से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हथियार मिले और वो वीडियो रिकॉर्डिंग इजराइल ने पेश की। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जैकेट मिली, ये सब कुछ उनके शरीर पर लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। और इजराइल की सेना ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान दक्षिणी लेबनान के उस इलाके में पहुंची। एक घर में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की खबर मिलते ही इजराइल के सैनिक अलर्ट हो गए, घर को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर में घर के दरवाजे पर पहुंच गए, हिजबुल्लाह के लड़ाकों के छिपे होने की जहां खबर मिली थी वहां पहुंच गए। सभी सैनिक उस मकान के अंदर पहुंचे और घर के अंदर जाते ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, एक एक चीज को खंगालना शुरू किया। उस घर के एक कमरे में उन्हें एक काला बैग मिला, बैग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हथियार मिले। ये इस वीडियो के जरिए इजराइल ने दिखाया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के कई उपकरण मिले, वो उपकरण वो अपने साथियों से बात करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे, जिन इस्तेमाल हमले की प्लानिंग करने के लिए करते थे, इजराइल का दावा है। हिजबुल्लाह के कमांडरों की तस्वीरें मिली, तलाशी के दौरान राइफल मिली, राइफल में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां मिली, असला बारूद मिला, हिजबुल्लाह के लड़ाकों की जैकेट मिली। घर के उस कमरे में हमला करने का पूरा सामान मौजूद था, इजराइल ने दावा किया वीडियो दिखाकर। सैनिकों ने पूरे घर की तलाशी ली, घर खाली था, वहां कोई नहीं था। सैनिक ये ऑपरेशन के बाद सैनिक बाहर निकले और फिर हवाई हमला कर उस घर को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरे मकान को भी वहां पर ध्वस्त कर दिया गया। उधर इजराइल और लेबनान की सरकार के बीच बातचीत जो होनी है उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने लेबनान को चेतावनी दे दी। लेबनान को हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने लेबनान को कह दिया कि इजराइल से बातचीत का मतलब उसके सामने झुकना है और लेबनान सरकार यह कर सकती है, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। मतलब लेबनान सरकार झुक जाए तो झुक जाए, हिजबुल्लाह नहीं झुकेगा। नईम कासिम ने इसके साथ ही यह भी ऐलान कर दिया कि आखिरी सांस तक हिजबुल्लाह का एक एक लड़ाका इजराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। मतलब नईम कासिम ने सीधे कह दिया कि लेबनान सरकार को इजराइल के साथ हुए समझौते की शर्तें माननी है तो वो मान लें, लेकिन हिजबुल्लाह नहीं मानेगा, किसी भी शर्त का पालन नहीं करेगा। على تغيير البوصلة من عدم التفاوض إلى التفاوض المباشر كما يطرح الآن। हिजबुल्लाह चीफ ने लेबनान के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट की नीतियों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि सरकार हिजबुल्लाह लड़ाकों को अपराधी बता रही है, जो पूरी तरह गलत है। नईम कासिम ने चेतावनी दी कि लेबनान सरकार के फैसलों से अंदरूनी संकट बढ़ गया लेबनान में, क्योंकि लेबनान में ज्यादातर लोग इजराइल के साथ किसी भी तरह की बातचीत के पक्ष में नहीं है। इजराइल और लेबनान के बीच दुश्मनी काफी पुरानी है, 1948 से ही, जब से इजराइल बना है दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। हिजबुल्लाह पर ईरान का हाथ शुरू से रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह मौजूद है। ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन है। लेबनान में सरकार किसी की भी हो, गद्दी पर कोई भी हो, लेकिन हिजबुल्लाह हमेशा वहां मजबूत रहा है। हिजबुल्लाह अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के साथ किसी भी तरह के समझौते या बातचीत के पक्ष में नहीं रहा है। इस बार भी हिजबुल्लाह ने इजराइल से बातचीत को बेकार और दुश्मन के आगे सरेंडर करने जैसा कदम बताया। इधर लेबनान पर लगातार हो रहे इजराइल के हमलों के बीच
इटली ने इजरायल के साथ रक्षा समझौता रद्द कर दिया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इसकी घोषणा की कि लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई जारी है और इटली इसका समर्थन नहीं करता। मेलोनी ने बताया, लेबनान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इटली इस रक्षा समझौते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। इटली के इस फैसले से पहले उसके विदेश मंत्री ने लेबनान का दौरा किया था। लेबनान पर हो रहे इजरायल के हमलों पर कड़ा विरोध जताया था। बेरूत में उन्होंने लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और कहा था कि हमलों के खिलाफ इटली लेबनान के लोगों के साथ खड़ा है। बुरे वक्त में इटली लेबनान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा। विदेश मंत्री के दौरे के बाद इटली की सरकार ने इजरायल के साथ अपने रक्षा संबंधों पर कड़ा फैसला लिया और इजरायल के साथ रक्षा समझौते को ही रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि वो इजरायल के साथ इटली के रक्षा समझौते को रद्द कर रही हैं। ये जो समझौता है, इसके तहत दोनों देश एक दूसरे के साथ नई तकनीक साझा करने वाले थे, हथियारों के निर्माण पर मिलकर काम करने वाले थे। इटली और इजरायल के बीच ये रक्षा समझौता कई साल पहले हुआ था। आने वाले 5 साल के लिए इसको रिन्यू किया जाना था, अगले 5 साल के लिए फिर से लागू किया जाना था। अब इटली ने रोक दिया। रद्द करने के पीछे इटली ने लेबनान पर हो रहे इजरायल के हमलों को मुख्य वजह बताया। लेबनान की तरफ से जानकारी दी गई कि इजरायल के हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके बावजूद लेबनान पर इजरायल की एयर स्ट्राइक नहीं रुकी। कुछ दिन पहले ही इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह ऐलान कर दिया था कि इजरायल लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर अपना कब्जा बनाए रखेगा। अपनी सेना को सैन्य कार्रवाई और तेज करने के भी आदेश दिए थे। लेबनान में इजरायल के बढ़ते हमलों के बीच इटली के विदेश मंत्री ने वहां का दौरा किया। उनके दौरे के बाद इजरायल के साथ इटली ने रक्षा समझौता ही रद्द कर दिया। इससे पहले भी इटली ने इजरायल के खिलाफ सख्त कदम उठाए थे। 2024 में जब गाजा पर हो रहे थे हमले, उसके विरोध में इजरायल को हथियार बेचना इटली ने बंद कर दिया। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी लेबनान में जंग रोककर शांति बहाली की अपील की। मैक्रों ने ईरान और अमेरिका के फिर बातचीत शुरू करने पर जोर दिया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बैठक हुई थी, अंतिम समझौते पर तो नहीं पहुंच चुकी थी। ऐसे में मैक्रों ने फिर दोनों देशों से बातचीत करने की अपील की, गलतफहमियों को दूर करने की बात कही। उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात की कि सीज फायर का पूरे तरीके से पालन किया जाए। मैक्रों बार बार यह मांग कर रहे हैं कि लेबनान को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इजरायल की सेना लेबनान के अलग अलग हिस्सों पर लगातार हमले कर रही है। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने शांति स्थापित करने का सुझाव दिया और लेबनान को भी सीज फायर में शामिल करने की जरूरत बताई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से भी मुलाकात की। इन मुलाकातों के बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उनके मुताबिक उन्होंने इन दोनों नेताओं से दोबारा बातचीत शुरू करने की अपील की और मांग की कि सीज फायर का उल्लंघन न हो, सीज फायर की सभी शर्तों को सख्ती से लागू किया जाए। उन्होंने साफ किया इसमें लेबनान को भी शामिल किया जाना जरूरी है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का भी मुद्दा उठाया गया। मैक्रों ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी शर्त के खोलने की अपील की, ताकि किसी भी देश के जहाजों के गुजरने पर रोक न लगाई जा सके, किसी जहाज से टैक्स न वसूला जाए, जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित रास्ता पार कर सके। इधर पूरी दुनिया की नजर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। अमेरिका स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दोस्त इजरायल अब भी ईरान में सत्ता परिवर्तन करने पर अटका हुआ है। इजरायल की सबसे बड़ी प्राथमिकता अब भी ईरान की सरकार को गिराना है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मुसाद के चीफ ने खुद इस बात का ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया, जब तक ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तब तक ईरान में जंग जारी रहेगी। जहां एक तरफ पूरी जंग अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द घूम रही है, इजरायल का ध्यान अब भी ईरान की सरकार को गिराने में लगा हुआ। मोसाद के चीफ, खुफिया एजेंसी इजरायल की, उसके चीफ डेविड बर्निया ने ऐलान किया कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इजरायल का मकसद अभी तभी पूरा होगा जब ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वहां की सरकार बदल जाएगी। इस जंग की शुरुआत से ही इजरायल ईरान में सत्ता परिवर्तन, रिजीम चेंज करने में लगा हुआ था। ईरान में जंग छेड़ने के पीछे सत्ता परिवर्तन को वजह बता रहा था। शुरुआती दिनों में कई बड़े नेताओं, अधिकारियों पर हमले हुए, ईरान के नेताओं को मार गिराया गया था, आयतुल्लाह अली खामनेई को मार गिराया गया, वहां की सरकार कमजोर पड़ जाए इसलिए ये सब किया गया, आसानी से सत्ता परिवर्तन हो जाए इसलिए ये सब किया गया, लेकिन हुआ नहीं। ईरान ने इजरायल के हर हमले का कड़ा जवाब दिया। तो लगातार हमलों के बाद भी ईरान की सरकार डटी रही।
40 दिन तक चली जंग के बाद सीजफायर हुआ। तो मोसाद की चीफ का कहना है कि इजराइल का मकसद अधूरा है। अभी उन्होंने ऐलान किया इजराइल अपना मकसद भूला नहीं है, आज भी उसका मकसद ईरान की सरकार को गिराना ही है। वो अपना मकसद पूरा होने तक ये जंग जारी रखेगा।